हेलो आईएएस एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल ए प्लस आईएएस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हमारी जो क्लास होने जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हमारा जो पब्लिक पॉलिसी चल रहा है, आज उसकी 4वीं क्लास होने जा रही है, 14 क्लास है ना, क्लास नंबर 14। और जो आज का हमारा जो टॉपिक है, नीति क्रियान्वयन की समस्या, यानी नीति को इम्प्लीमेंट करते समय क्या क्या समस्या आती है, किन किन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, उसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, और आज की क्लास को मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब करूंगा, हर टर्म को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखें, सुने और पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपनी तैयारी करें। नोट्स बनाते हुए, लिखते हुए, अभ्यास करते हुए अपनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपका आईएएस का मेंस का एग्जाम बहुत नजदीक है। और इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से तैयार करें लोक प्रशासन को। हम पेपर फर्स्ट अभी पढ़ रहे हैं। पेपर फर्स्ट का हर वीडियो आप अच्छी तरह से देखें, सुने और उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है, क्योंकि आज का जो एग्जाम, ये जो आईएएस का एग्जाम है, बहुत प्रतिष्ठित एग्जाम है, नंबर 1 एग्जाम है। और यूपीएससी हर तरह से बिल्कुल सही है। ये एग्जाम बिल्कुल टाइम टू टाइम लेती है, टाइम टू टाइम रिजल्ट निकालती है, टाइम टू टाइम पोस्टिंग देती है। इसलिए इस एग्जाम में आईएएस एस्पिरेंट्स का बहुत इंटरेस्ट रहता है। काफ़ी लोग इसमें प्रिपरेशन करते हैं। हर साल लगभग आईएएस प्री में 5 लाख से अधिक कैंडिडेट आईएएस प्री में बैठते हैं। फिर प्री में सेलेक्ट होने के बाद मेंस में बैठते हैं, फिर इंटरव्यू में क्वालिफाई होते हैं, फिर उनका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, नीति क्रियान्वयन की समस्या है, यानी नीति को क्रियान्वयन करते समय क्या क्या समस्या आती है, किन किन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और आप पूरा फोकस करते हुए, पूरी ऑनेस्टी से वीडियो देखें और वीडियो अच्छी तरह से देखें, सुने, पूरा फोकस करते हुए, कंसिस्टेंट करते हुए वीडियो को देखें, फिर आप अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन से दरमियान क्या क्या समस्याएं हमें आती है, किन किन समस्याओं का हमें सामना। तो देखिए, इन पीरियड ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, व्हाट प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते समय किन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। देखिए, पॉलिसी तैयार होगी, पॉलिसी का निर्माण आपने कर लिया, आप पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है, यानी आम जनता तक उसको पहुंचाना है। सरकार का काम होता है पॉलिसी को आम जनता तक पहुंचाना। और कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है जो आम जनता की, मतलब सारी पॉलिसी जनता के हित में ही काम करें। फिर सरकार को भी इससे बेनिफिट होता है, सरकार से रेवेन्यू मिलता है पॉलिसी से, और लेकिन ज़्यादा बेनिफिट है, 90% बेनिफिट पीपल का होता है, तो 10% बेनिफिट गवर्नमेंट का होता है। देखिए, पॉलिसी में क्या होता है, जो 90% बेनिफिट तो होता है पीपल का, और 10% जो होता है वो होता है गवर्नमेंट का। तो कई स्कीम्स ऐसी होती है, ये स्कीम के बारे में, तो कई योजनाएं ऐसी सरकार चलाती है, तो उसके ऊपर ये सारा रेशियो हमारा रहता है। अब देखिए, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते समय बहुत सी समस्या आती है। जैसे टेक्निकल फॉल्ट रूप से कोई समस्या होती है, यानी जो लोग इसमें शामिल होते हैं पॉलिसी को बनाने में, फिर वो पॉलिसी को इंप्लीमेंट जैसे ब्यूरोक्रेट करते हैं। पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का काम ब्यूरोक्रेट ही करता है, ये प्रशासन का काम भी होता है। ब्यूरोक्रेट में अधिकारी लोग शामिल होते हैं, बहुत से ऑफिसर्स लोग शामिल होते हैं, वो पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं। उस समय कोई टेक्निकल फॉल्ट भी आ सकती है, हो सकता है टेक्निकल रूप से दक्ष जो उसमें डाटा शामिल किया गया वो सही नहीं हो, या फिर कई बार लोगों की आलोचना का पॉइंट भी बनते हैं, लोग इसका विरोध करते हैं। कई बार आपसी तनाव भी होता है पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट के बीच में, पॉलिटिशियन का ब्यूरोक्रेट पर प्रेशर आता है कि आप ये कीजिए, ये नहीं कीजिए, वो कीजिए, मत कीजिए। ये सब कुछ नीति क्रियान्वयन के दौरान हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, आगे भी हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप में हर वर्ड, हर चीज को अच्छी तरह समझाऊंगा कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करते समय किन किन प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन सी समस्या आने वाली है और उस समस्या को शॉर्ट आउट कैसे करें। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी समस्या आती है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के टाइम, फिर उसको शॉर्ट आउट कैसे करें। ठीक है, अब देखिए, नीति इंप्लीमेंटेशन के दौरान जो आने वाली समस्याओं को हम क्रमबद्ध स्टडी करते हैं। कुछ समस्या मैं पहले वाली क्लास में बता चुका था, आगे की समस्या अब अपन देखते हैं कि क्या समस्या आती है। देखिए, एक तो सबसे पहली बात, इसमें जनता की भागीदारी में कमी आती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जनता की भागीदारी में कमी, यानी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करते समय जनता की भागीदारी में कमी आती है, जिससे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, पॉलिसी का क्रियान्वयन निष्क्रिय हो जाता है, यानी जनता उसमें इंटरेस्ट नहीं रहती है। सबसे पहली बात, कुछ नीति ऐसी होती है जिसमें जनता को इंटरेस्ट नहीं आता है, जनता ये देखती है कि इसमें हमारा हित ही नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई हित नहीं है, इसमें बहुत सी परेशानी आ रही है, और इसलिए पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करते समय वो स्वतः निरस्त हो जाती है, उसका कोई मतलब नहीं रहता।
यानी जनता अपना पूरा टाइम देती है, जनता की भागीदारी में कमी, जनता पार्टिसिपेट नहीं होती है, जनता गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करती है, जनता उस पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आगे 5 नंबर की क्या समस्या है। वास्तव में नीति का जो प्रभावी क्रियान्वयन निर्भर करता है नीति की रूपरेखा पर। नीति का जो क्रियान्वयन निर्भर करता है वो नीति की रूपरेखा पर निर्भर करता है। ठीक है, जो वास्तव में देखा जाए तो जो नीति का प्रभावी क्रियान्वयन, नीति का जो सही तरीके से क्रियान्वयन होना चाहिए वो कैसे, इस पर डिपेंड करेगा नीति की रूपरेखा पर कि आपका नीति का स्ट्रक्चर कैसा है, आपका नीति का ढांचा कैसा है, आप अपना नीति कैसे बनाएंगे। जब वो नीति अच्छी तरह से बनेगी तभी तो वो नीति अच्छी तरह से इंप्लीमेंट होगी, क्योंकि वो नीति के ढांचे को डिपेंड करती है। नीचे के स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, उसका मॉडिफिकेशन सही होना चाहिए। जब तक मॉडिफिकेशन सही होगा, सही नहीं होगा, नीति का इंप्लीमेंटेशन सही नहीं होगा। मॉडिफिकेशन बिल्कुल सही होगा तो नीति का इंप्लीमेंटेशन में बिल्कुल राइट और एक्यूरेट हो। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, अब देखिए आगे इन दोनों के बीच गहरा जुड़ाव होता है। किसके बीच, नीति का क्रियान्वयन और नीति की रूपरेखा, इसके बीच गहरा रिलेशन होता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन, बहुत ही गहरा रिलेशन होता है। गहरा रिलेशन इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं, नीति की रूपरेखा और नीति का क्रियान्वयन दोनों आपस में कनेक्टेड है। दोनों आपस में कनेक्टेड होने से इनके बीच गहरा रिलेशन हो जाता है और दोनों में एक दूसरे में बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जितना कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा उतना ही आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा, और जितना कोऑर्डिनेशन वीक होगा उतना ही आपका आउटपुट बहुत ही वीक मिलेगा, बहुत कमजोर मिलेगा, कम मिलेगा, लो मिलेगा। ठीक है, अब देखिए लक्ष्यों व उद्देश्यों का निर्धारण, स्रोतों का आवंटन, राजनीतिक प्रभाव को कम करना एवं क्रियान्वयन की रणनीतियों का चुनाव वास्तव में नीतिगत उद्देश्य की प्राप्ति को प्रभावित करते हैं। ये जो 2-3-4 बातें हैं वो नीतिगत उद्देश्य, नीति के जो क्या एम है उसको वो काफी इफेक्टेड करते हैं, काफी प्रभावित करते हैं। उसमें सबसे पहली बात है जो आपके टारगेट है और एम है उसका निर्धारण करना। सबसे पहले नीति में क्या होता है कि क्या आपने टारगेट फिक्स किया, क्या आप एम किए, उसका निर्धारण कीजिए, सबसे पहली बात। ठीक है, नंबर 2 स्रोतों का आवंटन, जो उस नीति में आपको रिसोर्सेज चाहिए उसका आवंटन आप पहले कर लीजिए कि इस नीति में ये रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी और उस समय जरूरत पड़ेगी इस रिसोर्सेज की। ठीक है, नंबर 3 राजनीतिक प्रभाव को कम करना। देखिए राजनीतिक प्रभाव भी कम हो जाता है। राजनीतिक प्रभाव को इसलिए कम करना क्योंकि हर जगह राजनीतिक हस्तक्षेप सही नहीं होता है। राजनीतिक हस्तक्षेप को बहुत कम करना ताकि हम नीतिगत उद्देश्य को सही तरीके से प्राप्त कर सकें। और क्रियान्वयन की रणनीतियों का चुनाव, नंबर 4 इंप्लीमेंटेशन की क्या स्ट्रेटजी है उसका हमें सही तरीके से सेलेक्ट करना। इंप्लीमेंटेशन की राइट स्ट्रेटजी सेलेक्ट, क्या आपकी इंप्लीमेंटेशन की राइट स्ट्रेटजी क्या है उसको सही तरीके से सेलेक्ट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंप्लीमेंटेशन के राइट स्ट्रेटजी का सिलेक्ट करना, उसका चुनाव करना, ये ही नीतिगत उद्देश्य की प्राप्ति को प्रभावित करते हैं। ये जो 4 बातें हैं ये जो नीतिगत उद्देश्य होता है, नीतिगत एम उसको प्राप्ति को प्रभावित करते हैं, नीतिगत उद्देश्य को काफी इफेक्टेड करते हैं, काफी प्रभावित करते हैं। अब देखिए ये तो कुछ समस्याएं हुई जो हमने बताई थी कि नीति क्रियान्वयन के टाइम में क्या क्या समस्या होती है, सारी समस्या को हमने देखा। अब कुछ अन्य प्रॉब्लम्स भी खड़ी होती है नीतिगत क्रियान्वयन, वो क्या है उसको भी हम देखते हैं। उसमें जो सबसे पहली समस्या आती है नीतिगत समस्या, यानी नीति से रिलेटेड कोई समस्या आती है, वो क्या समस्या है, परस्पर विरोधी होने के कारण नीति का क्रियान्वयन सही नहीं होता। यानी आपस में जो ब्यूरोक्रेट उसमें शामिल होते हैं नीति को इंप्लीमेंट करते टाइम, उन्हीं में आपस परस्पर एक दूसरे को विरोध करते हैं, तो उससे नीति के क्रियान्वयन में समस्या पैदा होती है। और ये सबसे मेन समस्या है, परस्पर विरोधी होना, एक दूसरे का विरोधी होना, ये मेन समस्या मानी जाती है। उसमें काफी टाइम वेस्ट होता है, नीति सही टाइम से लोगों तक नहीं पहुंचती, नीति का क्रियान्वयन सही टाइम से नहीं होता, और हम नीति के जो लक्ष्य है उसको भी सही टाइम पे अर्जित नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी समस्या उस टाइम में खड़ी होती है, तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। अन्य समस्याओं में जो नीतिगत समस्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट समस्या है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में आईएएस मैथ्स में क्वेश्चन आ सकता है कि नीति क्रियान्वयन के टाइम में जो नीतिगत समस्या आती है उसको आप समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। ये आपके आईएएस मैथ्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर फर्स्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अच्छी तरह से इस टॉपिक को आप तैयार करें। ठीक है, देखिए फील्ड स्तर पर जब फील्ड में क्रियान्वयन करता जाते हैं तो उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि फील्ड में जब जो जाते हैं, जब आपसी विरोधाभास होता है, कार्यकर्ताओं में आपसी विरोधाभास होता है, आपसी विरोध की भावना होती है, एक दूसरे की बात को वो समर्थन नहीं करते, एक तो कहता है ऐसा करो, एक कहता है ऐसा करो, तो वो फील्ड में जाते हैं तो काफी टाइम उनका इन्वेस्ट होता है, नीति को प्रभावी क्रियान्वयन वो नहीं कर पाते हैं, नीति के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल पाते हैं, जनता भी फिर उनका सपोर्ट नहीं करती है, कई सारी समस्याओं को उन्हें सामना करना पड़ता है। और ये सारी समस्या आती है फील्ड स्तर पर। फील्ड स्तर पर मैनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि इसमें पीपुल नॉट सपोर्ट। दूसरा टाइम वेस्ट, टाइम आपका खराब होता है। ठीक है, इसलिए ये सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। अब देखिए जिसके लिए या तो स्वयं का प्रयोग करते हैं या फिर उच्च स्तर पर वापस सेटल हो जाते हैं। अब इस समस्या को सॉल्व करने के लिए क्रियान्वयन करता क्या करते हैं, या तो अपने स्वयं विवेक का उपयोग करते हैं,
स्वयं विवेक का उपयोग करते हैं, स्वयं विवेक से अपनी प्रॉब्लम को सुलझा लेते हैं, या फिर वापस उस स्तर पर वो वापस लौट जाते हैं। देखिए दो कंडीशन हो जाती है, या तो वो खुद का दिमाग का यूज, या फिर वापस रिटर्न एज इट इज। ठीक है, ये दो ही कंडीशन इसमें हो सकती है। अगर आपका निधि क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से नहीं हो पा रहा है तो या तो वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सह विवेक का प्रयोग करते हैं, या फिर वापस रिटर्न हो जाते हैं, वापस एज इट इज लौट जाते हैं, उसको समस्या जो की क्यों है वहां छोड़ के वापस वो रिटर्न हो जाते हैं। ये दो ही कंडीशन हो सकती है इस समस्या को सॉल्व करने के लिए, और इसका तीसरा कोई उपाय नहीं है जिसका क्रियान्वयन में समय, लागत और प्रभावशीलता पर इफेक्ट पड़ता है। देखिए ये सारी चीजें होती है, तो क्रियान्वयन में क्या होता है, क्रियान्वयन में एक तो समय पर प्रभाव पड़ता है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, जो उसकी लागत है, जो उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, जो फाइनेंस जो हमारा लगता है, जो पैसा हमारा लगता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। और नंबर थर्ड, जो उसकी नीति की प्रभावशीलता है, जनता के प्रति नीति कैसे इफेक्ट आती है, उसकी प्रभावशीलता में कमी आती है। ये जो दो तीन बातें हैं, इनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है ऊपर समस्याओं से। जब ये समस्या खड़ी होती है तो इन दो तीन बातों पर इफेक्ट पड़ता है। नंबर फर्स्ट, आपका समय पे इफेक्ट पड़ता है, टाइम पे, लागत पे इफेक्ट पड़ता है, और नीति की प्रभावशीलता पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है अंतर्विरोध। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अंतर्विरोध यानी इंटरनली हम एक दूसरे का विरोध करना स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ विरोधाभास नीतियां ऐसी होती है जिसमें हम इंटरनली एक दूसरे का विरोध करते हैं। ठीक है, इंटरनली हम किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं, इंटरनली एक दूसरे का विरोध करते हैं, सपोर्ट में इसमें कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और इससे नीति के क्रियान्वयन में कई तरह की समस्या पैदा हो जाती है। और अंतर्विरोध की समस्या को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं क्रियान्वयनकर्ताओं के बीच में, तो सबसे पहले टैक्टफुल, सबसे पहली बात व्यवहार दूसरे होना चाहिए, और दूसरा आपको हर एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ना है, एक दूसरे में बेटर कोऑर्डिनेट होना चाहिए, बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बेटर समन्वय होना चाहिए। अगर आज की तारीख में भी ये बात करें, हम 2025 में भी जैसे कोई नीति इंप्लीमेंट हो रही है, तो आज की तारीख में भी ये समस्या आती है और पहले भी ये समस्या आती थी। सपोज कोई भी आप नीति ले लो गवर्नमेंट की, अगर उस नीति को इंप्लीमेंट करना है तो लोगों में एक दूसरे की टांग खिंचाई, एक दूसरे का विरोधाभास, एक दूसरे के प्रति भावना सही नहीं होना, एक दूसरे के इमोशनली हम सही तरीके से उसमें काम नहीं करते, तो वो कई तरह की समस्या पैदा हो जाती है। और इस समस्या को सॉल्व में सिर्फ स्वयं विवेक से ही करना पड़ता है। इसका कोई स्पेशली गवर्नमेंट का रूल्स नहीं है, इसके लिए आपको स्वयं विवेक का ही प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाके वो नीति सही तरीके से इंप्लीमेंट होगी और ये सारी समस्याएं ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट। ठीक है, अब देखिए नीति को इंप्लीमेंट करते समय जब सहायक सेवा की कमी होती है, जो असिस्टेंट सर्विसेज होती है, मस्ट असिस्टेंट सर्विस की सेवा में अगर कमी है तो उसमें कई तरह की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। देखिए आप नीति को इंप्लीमेंट करते समय, नीति को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो उस समय कुछ सर्विस ऐसी होती है जो मस्ट असिस्टेंट सर्विस होती है। अगर उसमें कमी है तो आपको मैनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा इन पीरियड ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंट। ठीक है, कोई भी सहायक सेवाओं की कमी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे आप नीति को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अब उसमें सहायक सेवाओं में जैसे आप किसी सबऑर्डिनेट की हेल्प लेना चाहते हैं, जैसे कोई ब्यूरोक्रेट उसमें काम कर रहे हैं, कोई अधिकारी वर्ग उसमें काम कर रहा है, सबऑर्डिनेट की आप सेवा लेना चाह रहे हो, एडिशनल सेवाएं लेना चाह रहे हो, और एडिशनल आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं कर रहा है, किसी प्रकार से वो दक्ष नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो आपको नीति इंप्लीमेंट करते समय बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, और ये प्रॉब्लम आती ही आती है, ये मस्ट प्रॉब्लम है। अब इसको दूर करने के लिए, जो सहायक सेवाओं की कमी, इसको दूर करने के लिए उन सेवाओं को आप पहले ही इसमें शामिल करो नीति में, जिन सेवाओं की आपको मस्ट नेसेसरी है। जब तक आप मस्ट नेसेसरी सेवाओं को शामिल नहीं करेंगे, ये इन सेवाओं में कमी की समस्या से आप जूझते रहोगे और नीति सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। अब देखिए नेक्स्ट, विभागाध्यक्ष कितना ही इंटेलिजेंट हो, जैसे कोई विभाग हो, नीति को इंप्लीमेंट करते समय कोई विभाग बना दिया, उसको विभागों में डिवाइड कर लिया, और प्रत्येक विभाग का एक विभागाध्यक्ष होता है। अब विभागाध्यक्ष चाहे कितना ही इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो अकेला नीति को क्रियान्वयन नहीं कर सकता, उसे लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ती है, उसे नीचे सबऑर्डिनेट की हेल्प की जरूरत पड़ती है, जो नीचे असिस्टेंट लोग काम करते हैं उनकी हेल्प की जरूरत पड़ती है, असिस्टेंट कार्मिकों की हेल्प की जरूरत पड़ती है। बिना असिस्टेंट कार्मिकों के वो अकेला नीति को क्रियान्वयन नहीं कर सकता। इट्स नॉट पॉसिबल टू पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इन अलोन, विद सबऑर्डिनेट हेल्प देन पॉलिसी इंप्लीमेंट वेरी वेल। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखें। ठीक है, यानी विदाउट असिस्टेंट पर्सनल हेल्प, नॉट
implement in any policy, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और जहां तक आपसे हेल्प की हमें आवश्यकता है, जब तक आपसे हेल्प नहीं मिलेगी हम उस नीति का सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। यानी जो आवश्यक हेल्प है वो है मस्ट, आवश्यक हेल्प मस्ट, देन पॉलिसी बेटर इंप्लीमेंट। ये बिल्कुल सही है। आवश्यक हेल्प जब तक नहीं मिलेगी हम पॉलिसी को इंप्लीमेंट सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, और जब हमें आवश्यक हेल्प मिल जाएगी, जहां हेल्प की जरूरत है, तो हम पॉलिसी को बेटर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और सबसे अच्छी बात है। अब देखिए फील्ड स्तर पर अगर हम बात करें, फील्ड स्तर पर कोई भी ब्यूरोक्रेट या अधिकारी कर्मचारी लोग जाते हैं पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते समय, तो वहां पर स्टाफ की कमी की समस्या से हमें जूझना पड़ता है, और प्रशासनिक एजेंसियों में ये स्टाफ की कमी हमेशा रहती है। अगर आप पहले से स्टाफ की कमी की पूर्ति सही तरीके से कर देंगे, प्रशासनिक एजेंसियों में, प्रशासनिक और कमेटी में स्टाफ की कमी को आप पूर्ति पहले से कर देंगे, तो आपको नीति का इंप्लीमेंट करते समय किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब आपके पास स्टाफ भरपूर होगा, जब आपके पास लोग भरपूर होंगे, अलग अलग फील्ड के लोग होंगे, तो आप उस नीति को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जब स्टाफ की कमी होगी और लोगों की कमी होगी, तो आप उस नीति को सही तरीके से इंप्लीमेंट कदापि नहीं कर पाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल इन एनी फ्यूचर टाइम। ठीक है, और आज की तारीख में सन 2025 में भी अगर कोई नीति इंप्लीमेंट हो रही है तो ये समस्या आती ही आती है। स्टाफ की कमी की समस्या से हम जूझते हैं, और स्टाफ की कमी की समस्या हमेशा रहती ही रहती है। ठीक है, अब देखिए और समस्याओं पर हम चर्चा करते हैं। जो भी प्रशासनिक एजेंसियां होती है, प्रशासनिक एजेंसियों से तात्पर्य नीति के क्रियान्वयन के लिए कुछ प्रशासनिक एजेंसियां होती है, प्रशासनिक एजेंसियों को गठित किया जाता है, प्रशासनिक कमेटियों को गठित किया जाता है। तो उन प्रशासनिक एजेंसियों में सबसे पहले तो वित्तीय कमी, फाइनेंशियल रूप से कमी होती है, प्लस उनका जो बुनियादी स्ट्रक्चर होता है उनमें कमी होती है। अगर ये दो कमी है तो आपका पॉलिसी सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होगी। सपोज कोई नीति गवर्नमेंट ने तैयार की, अगर उसके लिए भरपूर बजट आवंटन नहीं किया गया तो उस नीति में अवरोध पैदा हो जाएगा, नीति में कोई कोई समस्या पैदा हो जाएगी, नीति में कोई रुकावट पैदा हो जाएगी। और अगर उस नीति का स्ट्रक्चर आपने सही नहीं बनाया, नीति की रूपरेखा अगर आपने सही नहीं बनाई कि नीति को किस सीक्वेंस से लागू करना है, अगर वो आपका सिस्टम सही नहीं है तो उसमें नीति इंप्लीमेंट करते समय ऑटोमेटिक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और आप फिर अगर ये दोनों कमियां हैं, फाइनेंस और बुनियादी ढांचे की, तो आप नीति को सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ये मेन प्रॉब्लम माना जाता है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की मेन प्रॉब्लम। बोथ आर मेन प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिए समान स्तरीय जो कार्मिक होते हैं, इक्वल जो कार्मिक होते हैं, उनको मुख्यालय और उच्च ऑफिसर से किसी प्रकार की हेल्प नहीं मिलती है। जो समान स्तरीय कार्मिक होते हैं, मुख्यालय और उच्च स्तर से नॉट हेल्प, नॉट सपोर्ट। ठीक है, यानी समान स्तरीय जो कार्मिक होते हैं, इक्वल जो कार्मिक होते हैं, उनको मुख्यालय और उच्च ऑफिसर से पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के दौरान किसी प्रकार की हेल्प नहीं मिलती। उच्च ऑफिसर्स उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, उनकी बात को इग्नोर करते हैं, इनकी बात को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, तो उस नीति में व्यवधान पैदा होता है। क्योंकि ये सारे डिस्प्यूट इंटरनल डिस्प्यूट चलते हैं इनके अंदर, तो इसमें कई तरह के विरोध पैदा होते हैं, कई तरह के व्यवधान पैदा होते हैं। और किस टाइम होते हैं? नीति इंप्लीमेंटेशन करने टाइम, यानी एंड टाइम पर व्यवधान पैदा होते हैं। जिस टाइम हम नीति इंप्लीमेंट करते हैं उस टाइम में अगर कोई समस्या खड़ी हो जाती है तो फिर वो नीति इंप्लीमेंट बेटर तरीके से कैसे होगा, आप खुद सोच सकते हैं इस चीज को। ठीक है, अब देखिए समन्वय व सहयोग का अभाव, यह भी मेन प्रॉब्लम मानी जाती है। जो बेटर कोऑर्डिनेशन है, बेटर कोऑपरेशन है, उसका भी अभाव माना जाता है। इन दोनों का अभाव, कमी मानी जाती है। नंबर फर्स्ट, बेटर कोऑर्डिनेशन, दूसरा कोऑपरेशन यानी सहयोग की भावना। कोऑर्डिनेशन और सहयोग में बहुत कमी मानी जाती है, यानी ब्यूरोक्रेट और कार्मिक में नीति इंप्लीमेंट के टाइम में कोऑर्डिनेट और सहयोग की कमी मानी जाती है। लोग एक दूसरे को समझते नहीं, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, ट्रस्ट करते हुए आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इस तरह की समस्याओं से हमें सामना करना पड़ता है, और इस तरह से हमारा नीति इंप्लीमेंट में कई तरह के व्यवधान पैदा होते हैं। हम सही तरीके से नीति को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, और वो सही तरीके से इंप्लीमेंट नीति नहीं होगी। जब नीति से इंप्लीमेंट नहीं होगी तो उसका आउटपुट सही नहीं मिलेगा, ना तो गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलेगा, ना ही जनता को बेनिफिट मिलेगा, तो वो नीति से तरीके से निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए इससे रिलेटेड आपका आईएएस मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस क्वेश्चन इज सो इंपॉर्टेंट फॉर आईएएस मेंस कि नीति क्रियान्वयन के दौरान हमें कौन कौन सी मेन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नीति क्रियान्वयन के दौरान जो मुख्य समस्या सामने आती है उनको आप समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। तो ये जो समस्या मैंने बताई है ये आपकी मेन समस्याओं में शामिल होती है।
तो इनको आप अच्छी तरह से एग्जाम्पल देके विद एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना है और आपको करंट आज के दौर का एग्जाम्पल देके 2025 चला 2025 का एग्जाम्पल देके इसको एक्सप्लेन करना है ताकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप एग्जामिनर के ऊपर बेटर प्रभाव डाल पाएंगे। ठीक है, अब देखो नीति क्रियान्वयन में पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में आगे क्या समस्या आती है उसको हम देखते हैं कि पॉलिसी इंप्लीमेंट करते समय और हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए एक समस्या इसमें यह भी होती है क्रियान्वयनकर्ताओं पर दबाव, जो इंप्लीमेंट करने वाले जो लोग होते हैं उनके ऊपर भी काफी प्रेशर रहता है। कैसे प्रेशर रहता है? इसमें बहुत से ब्यूरोक्रेट होते हैं, बहुत से अधिकारी होते हैं, बहुत कर्मचारी होते हैं, उनके ऊपर पॉलिटिकल दबाव रहता है। ठीक है ना, बहुत सा सबसे पहला तो राजनीतिक दबाव वो महसूस करते हैं, नंबर फर्स्ट। ठीक है, दूसरा किसी मिनिस्टर का दबाव भी हो सकता है, मिनिस्टर क्या कह रहा है, आम नागरिक का दबाव भी हो सकता है क्रियान्वयनकर्ताओं पर, समाज का दबाव हो सकता है। ये सब नीति को अपने पक्ष में करने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाते हैं। देखिए क्रियान्वयनकर्ता को दबाव का तात्पर्य राजनीतिक दल, पॉलिटिकल जो भी दल होता है उसका दबाव भी क्रियान्वयनकर्ताओं पर रहता ही रहता है। सपोज क्रॉस दबाव भी इसमें हो सकता है, सपोज बीजेपी की गवर्नमेंट है तो कांग्रेस का दबाव हो सकता है, या बीजेपी का ही दबाव हो सकता है, सेम दबाव भी हो सकता है, क्रॉस दबाव भी हो सकता है, या कोई मिनिस्टर है उस पार्टी से रिलेटेड जो उस नीति में हस्तक्षेप करता रहता है, ये करो वो करो ये मत करो, ये भी दबाव क्रियान्वयनकर्ता महसूस करते हैं। तीसरा, आम नागरिक भी उसमें अपना कोई ना कोई बात वो कहते रहते हैं कि ये करो वो करो, इस नीति में इन चीजों को शामिल करो, इसमें शामिल मत करो, इसको शामिल मत करो, इसको हटाओ, ये भी दबाव क्रियान्वयनकर्ता महसूस करते हैं। समाज का दबाव भी क्रियान्वयनकर्ता महसूस करता है, एक ग्रुप का दबाव भी क्रियान्वयनकर्ता महसूस करता है। वो ये सभी लोग क्या करते हैं, जो भी पॉलिसी होती है उसको अपने पक्ष में रखने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाते हैं, है ना, और प्रशासन पर इस दबाव को महसूस करता है। और ये जब प्रशासन दबाव महसूस करेगा तो नीति इंप्लीमेंट सही तरीके से नहीं होगी, उसमें कोई कमी जरूर आएगी, कोई व्यवधान जरूर पैदा होगा, तो नीति सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आज के तारीख में देखने को मिलती है। आज 2025 करंट में भी ये समस्या हमें देखने को मिलती है। हम इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और करना पड़ता है, क्या करें, और कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर अपन स्वयं का उपयोग करके इन समस्या को सॉर्ट आउट करें तो वो सॉर्ट आउट होती नहीं, ये समस्या तो आनी ही आनी। ठीक है, अब देखिए ये जो उपरोक्त सारी समस्या आती है तो इससे क्रियान्वयन प्रक्रिया पर इफेक्ट पड़ता है, और इफेक्ट पड़ता है मोर देन इफेक्ट, नॉट लेस देन इफेक्ट, यानी मोर देन इफेक्ट पड़ता है, लेस देन इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। उपरोक्त सारी समस्या खड़ी होती है तो इंप्लीमेंट जो प्रोसेस होता है उस पर दबाव पड़ता ही पड़ता है, प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इस प्रभाव को आप किसी भी कंडीशन में नहीं रोक सकते, ये प्रभाव आना ही आना है और ये प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, चाहे इसके लिए आप कुछ भी करो, इस समस्या को आप नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, अब देखिए इसमें जनता और सरकार क्या करती है, या जो क्रियान्वयन करता है कि आगे क्या प्रयास करके इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, उसको भी अपन आगे देखेंगे। अब देखिए सत्ता परिवर्तन, जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है, सत्ता परिवर्तन का मतलब सरकार जैसे चेंज होती है तो जो पुरानी सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों में भी परिवर्तन आता है, जब नई सरकार आती है, और जब नीतियों में परिवर्तन आता है तो क्रियान्वयन प्रोसेस पर भी इफेक्ट पड़ता है। ये एक सीक्वेंस प्रक्रिया है, जब सत्ता परिवर्तन होती है तो नीतियों में परिवर्तन होता है, जब नीतियों में परिवर्तन होता है तो उसकी क्रियान्वयन प्रोसेस में परिवर्तन होना जायज है। इसको भी आप एक एग्जाम्पल के तौर पर सबको समझ सकते हैं। सपोज अभी जो हमारी केंद्र सरकार बीजेपी की गवर्नमेंट है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है, उससे पहले भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, लेकिन अगर उससे पहले की बात करें तो कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो जब सत्ता परिवर्तन होता है तो जो पहले की जो सरकार की नीतियां होती है उन नीतियों में वो लोग चेंज करते हैं, नीतियों में परिवर्तन करते हैं। जब नीतियों में आप चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है नीतियों के क्रियान्वयन में भी चेंज होगा, क्योंकि क्रियान्वयन में जो लोग शामिल हो गए कई बार उन लोगों को हटा देते हैं, कई बार उन लोगों को शामिल कर देते हैं, क्रियान्वयन के तौर पर भी असर पड़ता है और इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। इस पर हम किसी प्रकार की कोई कमी नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए न्यायिक सक्रियता के कारण, बाहरी दबाव के कारण लोक प्रशासन को कार्य करना पड़ता है। जब न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल सिस्टम का जब बाहरी दबाव रहता है तो लोक प्रशासन को कार्य करना ही करना पड़ता है, ये मस्ट है, क्योंकि लॉ हमारा सबसे ऊपर है। लॉ इज प्रायोरिटी देन अबोव ट्रेडिशन, लॉ सबसे ऊपर है। न्यायिक सक्रियता जितनी एक्टिव होगी उसमें लोक प्रशासन भी उतना ही एक्टिव होगा। और कभी कभी तो हमें यह देखने को मिलता है कि नीतियों में भी हमें अपेक्षित परिवर्तन करना जरूरी पड़ता है। जब न्यायिक सक्रियता, जब न्यायिक दबाव हमारे ऊपर रहता है तो नीतियों में भी हमें परिवर्तन करना अपेक्षित जरूरी है, यानी इन मिड पीरियड ऑफ दौरान नीति का निर्माण भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी हमें नीतियों में परिवर्तन करना पड़ता है। बिना नीतियों में परिवर्तन किए हुए हम नीति को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। कभी कभी ऐसी कंडीशन भी हमारे सामने पैदा हो जाती है, सरकार के सामने ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है, ये जो नीति क्रियान्वयन करता है उनके सामने ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है, तो उस समय ये करना ही करना पड़ता है। उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका कोई समाधान नहीं है, आपको रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही चलना
पड़ेगा। इन सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, ठीक है। और आज के दौर में भी करना पड़ता है, पहले भी हम कर रहे थे और आज के दौर में भी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जो मीडिया जो डिपार्टमेंट होता है वो भी हमारे नीति क्रियान्वयन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फॉर एग्जाम्पल रेडियो है, टेलीविजन है, कॉरेस्पॉन्डेंट है, ये नीति क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन कभी कभी इनमें भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो नीति क्रियान्वयन में कई तरह की समस्या पैदा हो जाती है। अगर मीडिया अति सक्रिय हो जाता है, यानी उसकी सक्रियता के दृष्टिकोण से ज्यादा सक्रिय हो जाता है, तो वो प्रशासन के कार्यों का पुनर्निरीक्षण करता है और उस पर कार्यान्वयन पर भारी दबाव रहता है, ठीक है ना। जब मीडिया अधिक सक्रिय हो जाता है तो वो जो कार्यान्वयन के जो कार्य हैं उनका वो पुनर्निरीक्षण करता है, दोबारा उनका इंस्पेक्शन करता है, और जब दोबारा इंस्पेक्शन करता है तो कार्यान्वयन पर भारी दबाव महसूस होता है। और यह होता ही होता है, क्योंकि हमारा आज का मीडिया ऐसा ही है, वो कहीं भी पहुंच जाता है, ठीक है। कहीं से भी वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आ जाता है, और मीडिया बहुत ही सक्रिय है, और अधिक सक्रिय होने से कार्यान्वयन की प्रक्रिया पर भारी दबाव महसूस होता है, और ये नीति निर्माण की प्रक्रिया में भी एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होती है और बहुत बड़ी समस्या का सामना हम करते हैं। और ये सारी समस्याएं आती है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए, निष्पादक या क्रियान्वयनकर्ता बहुत आर सेम, या तो उसको निष्पादक कहते हो या क्रियान्वयनकर्ता कहते हो, ये दोनों सेम है। उनके कारण भी किस तरह की प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ता है। जो क्रियान्वयनकर्ता जो नीति को इंप्लीमेंट करने का जो काम करते हैं, उनमें भी उनके कारण भी हमें नीति को क्रियान्वयन करते समय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कैसे? हाउ, आप इसको समझिए कि कैसे सामना करना पड़ता है। जो क्रियान्वयनकर्ता होता है, उनमें क्या उनका मेन कार्य क्या होता है? जो लोक सेवकों का मेन कार्य क्या होता है? नीतियों का पालन करना। ये लोक सेवकों का मेन कार्य माना जाता है, ठीक है। दिस इज द मेन टास्क, दिस इज द मेन टास्क। अब देखिए, जब क्रियान्वयनकर्ताओं में आपसी कोऑर्डिनेशन सही नहीं होगा, आपसी ट्रस्ट सही नहीं होगा, एक दूसरे को वो सही नहीं समझेंगे, एक दूसरे के विचारों का वो सम्मान नहीं करेंगे, एक दूसरे का वो सम्मान नहीं करेंगे, तो वो जायज सी बात है कि नीति इंप्लीमेंटेशन में भी समस्याएं खड़ी होगी ही होगी। जब क्रियान्वयनकर्ताओं में ही आपसे डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा, जो नीति को क्रियान्वयन करने वाले जो लोग हैं उनमें ही आपसे डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा, तो नीति के क्रियान्वयन में समस्या आएगी ही आएगी। इस समस्या को आप नहीं रोक सकते, और इसका प्रभावी एक ही सॉल्यूशन है, वो है स्वयं विवेक। अगर स्वयं विवेक आप उपयोग सही तरीके से करेंगे, एक दूसरे को समझते हुए चलेंगे, तब जाके ये समस्या सॉल्व होगी, तब जाके आपकी नीति बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट होगी। अदरवाइज कभी भी ये नीति बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। आज सन 2025 चल रहा है, आज के तारीख में भी ये समस्या आती है और आएगी। इसका सॉल्यूशन यही है, ठीक है। अब देखिए, इससे क्या होता है? अधिकारियों में दृढ़ इच्छा शक्ति, अधिकारियों में काम करने की जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, उसका अभाव हो जाता है। जब अधिकारियों में दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव होगा, तो ऑटोमेटिकली उनके काम पर असर पड़ेगा, और जो परिणाम हम चाहते हैं वो परिणाम हमें नहीं मिल पाएगा। जब अधिकारी स्ट्रॉन्ग होंगे, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ वो काम करेंगे, बहुत ही मजबूत विल पावर के साथ वो काम करेंगे, तो हमें आउटपुट उतना ही अधिक परसेंटेज में हासिल होगा, है ना। ऑफिसर्स स्ट्रॉन्ग, विल पावर, then output more percentage received, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से कि अधिकारी लोग अगर दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करेंगे तो हमें आउटपुट उतना ही अच्छा मिलेगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग विल पावर के सामने किसी भी नीति को अपने हाथ में लेंगे, किसी भी काम को अपने हाथ में लेंगे, और उसको वो बहुत अच्छी दृढ़ इच्छा शक्ति, बहुत ऑनेस्टी के साथ वो करेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस तरीके से वो करेंगे, तो उस नीति का हमें अपेक्षित परिणाम प्राप्त होगा। जो अपेक्षा हम उस नीति से कर रहे हैं, उस नीति का हमें अपेक्षित परिणाम प्राप्त होगा, और उस परिणाम से हम सेटिस्फाई भी हो पाएंगे। अदरवाइज हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपके आईएएस मेंस में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि निष्पादकों या क्रियान्वयनकर्ताओं को नीति क्रियान्वयन करते समय किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसको आप समझे, ये भी आपके आईएएस मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, आगे में जो मैं बात बताने वाला हूं आपको, कि निष्पादकों को निम्न प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है क्रियान्वयन में। बाधा, निष्पादक क्रियान्वयनकर्ताओं को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जब क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है। यानी जो निष्पादकों को है, ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जो क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करती है। वो कौन कौन सी है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे पहली बात अगर कही जाए तो इसको मैं एक नंबर डाल दूं, वो है जवाबदेही का भाव।
ये जवाबदेही का अभाव बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम में, कि पहले भी ये समस्या थी और आज के टाइम में भी ये समस्या कि जो भी टास्क आपको सौंपा गया वो टास्क आपने कितना कंप्लीट किया है या नहीं किया, फीडबैक का अभाव होता है। जब हम फीडबैक समझ में लेते रहते हैं तो हमें राइट टाइम पर फीडबैक नहीं मिलता है। राइट टाइम नॉट फीडबैक। तो ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में मेन समस्या मानी जाती है, क्रियान्वयन में ये मेन समस्या मानी जाती है, जवाबदेही का अभाव। हमें जवाबदेह प्रशासन, सुचारू प्रशासन, पारदर्शी प्रशासन, इसकी आवश्यकता है इस समस्या को सॉल्व करने के लिए। ट्रांसपेरेंट प्रशासन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट जवाबदेही होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए पहल शक्ति का प्रभाव, ये भी एक, अगर इसको 2 नंबर में दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पहल शक्ति का प्रभाव भी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करता है। कैसे, इसको समझिए। अब देखिए हम कोई नीति क्रियान्वयन में कोई पहल करते हैं कि ये बात हम रखते हैं कि ये बात इसमें शामिल होनी ही चाहिए, होनी चाहिए, तो कई लोग होते हैं जो इसका विरोध करते हैं कि नहीं, अगर किसी बेटर इंप्लीमेंट करता ने ये बात रखी है तो वो बात जायज सी बात है, सही होनी चाहिए। लेकिन इसमें कई लोग अपनी टांग उड़ाते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो वो पहल सही तरीके से साबित नहीं हो पाती। तो ये भी एक बहुत बड़ी बाधा मानी जाती है, बहुत बड़ी रुकावट मानी जाती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है, ठीक है। दूसरा है जनहित की अपेक्षा स्वहित को प्राथमिकता। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मानी जाती है, ये सबसे मेन प्रॉब्लम मानी जाती है। हम क्या करते हैं, पॉलिसी इंप्लीमेंट करते समय जनहित की अपेक्षा, हमें जनहित का ध्यान रखना चाहिए, उसकी जगह हम स्वहित को प्राथमिकता देते हैं। यानी हम उसमें अपने ही हित को साधने की कोशिश करते हैं, जनता का हित नहीं देखने से देखते हैं। जबकि रूल्स ये है कि कोई भी नीति सिर्फ जनता के लिए लागू होती है, सभी लोगों के लिए लागू होती है, सभी वर्गों के कल्याण के लिए वो नीति होती है। तो इसमें सभी वर्गों के कल्याण का ध्यान रखना चाहिए, न कि उसमें स्वहित देखना चाहिए। ये समस्या पहले भी होती थी और आज के तारीख में भी ये प्रॉब्लम है और खड़ी होती है। इससे कई तरह की समस्या, जैसे भ्रष्टाचार, आज के दौर में करप्शन की एक सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है किसी भी नीति को इंप्लीमेंट करते समय। घूसखोरी सबसे, रिश्वतखोरी सबसे इंपॉर्टेंट समस्या मानी जाती है। एक दूसरे का पक्षपात सबसे इंपॉर्टेंट समस्या मानी जाती है। ये जो तीनों समस्या है, भ्रष्टाचार, घूसखोरी और पक्षपात, 3 प्रॉब्लम्स करंटली वर्क। आज की तारीख में ये तीनों प्रॉब्लम नीति इंप्लीमेंट करते समय आ रही है। ये प्रॉब्लम पहले भी आती थी, लेकिन पहले हम ये कह सकते हैं ये थोड़ी कम आती थी, तो आज की तारीख में ये प्रॉब्लम ज्यादा खड़ी होती है। और इसका समाधान सिर्फ गवर्नमेंट को ही ढूंढना पड़ेगा और इसका कोई समाधान नहीं कि इसको कैसे रोका जाए। दूसरा है, अगर अगली प्रॉब्लम में ध्यान दूं तो इसको मैंने 4 नंबर नाम दिया, इसको मैं 5 नंबर कह सकता हूं, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का अभाव। ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है कि नीति इंप्लीमेंट करते समय मोटिवेशन का अभाव होना चाहिए। जगह जगह मोटिवेशन फैक्टर लागू होने चाहिए। मोटिवेशन फैक्टर से क्या होता है कि हम प्रोत्साहित रहते हैं, और जब तक आदमी प्रोत्साहित नहीं रहेगा उस नीति को सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा। प्रोत्साहित रहने से नीति सही तरीके से इंप्लीमेंट होती है, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि पॉलिसी इंप्लीमेंट करते समय प्रोत्साहित होना बहुत जरूरी है। ये भी आज के दौर की समस्या मानी जाती है। टीम भावना, जो हमारा ग्रुप सिस्टम होता है उसमें भी कमी, ये भी इंप्लीमेंटेशन की मेन समस्या मानी जाती है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। हमारा जो ग्रुप सिस्टम होता है, ग्रुप स्ट्रक्चर होता है, उसमें फॉल्ट, जो टीम भावना से काम, जो टीम वर्क होता है उसमें अगर कमी रहेगी, टीम वर्क के अंदर एक नीति इंप्लीमेंट करते समय बहुत से लोगों की टीम होती है, बहुत से लोग उसमें काम करते हैं, अलग अलग फील्ड के स्पेशलिस्ट लोग उसमें काम करते हैं, वो नीति को इंप्लीमेंट करते समय अपना पूरा कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन उन्हीं में ही अगर आपसी कमी रहेगी, टीम वर्क में ही कमी रहेगी, तो हम नीति को सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ये निष्पादकों की आज की तारीख में मेन प्रॉब्लम मानी जाती है, जो मैंने सारी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाई है, और इसी को आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना है। जो स्टार्टिंग में जो मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, वो क्वेश्चन आपके आगे में पूछा जा सकता है, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे देना है, विद एग्जाम्पल आपको उसको शॉर्ट आउट करना है, विद एग्जाम्पल आपको उसको सॉल्व करना है। जब जाके आप एग्जाम में अच्छा रिजल्ट कर पाएंगे और आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे, ठीक है। अब देखिए कोई भी नीति गवर्नमेंट ने बना दी, उसका सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हमें करना है, तो सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन करने के लिए कौन कौन सी शर्तें होती है, उन शर्तों का हम स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। कोई भी नीति है उसको सफल क्रियान्वयन करने के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी है, उसका स्टेप बाय स्टेप स्टडी, स्टेप बाय स्टेप स्टडी हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए किसी भी नीति को सही तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए, तो नीति हमारी सक्सेसफुल जानी चाहिए, उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन हम रखेंगे ताकि वो हमारी नीति सक्सेसफुल जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
सबसे पहले तो जो क्रियान्वयन है, जो क्रियान्वयन करने वाले जो लोग है, उसकी जो क्रियान्वयन करता है, क्रियान्वयन करते समय जो उसकी विषय वस्तु है उसको बेटर अंडरस्टैंड करना होगा। जो उसकी विषय वस्तु है उसको बारीकी से स्टडी करना होगा। यानी जो उसकी विषय वस्तु है, जो उसकी रूपरेखा है, उसका हम बारीकी से स्टडी करेंगे। जितनी बारीकी से स्टडी करेंगे उतना ही हम नीतिगत लक्ष्य को प्राप्त करने में चरम सीमा पर पहुंच पाएंगे और वो हमारी नीति सही तरीके से इंप्लीमेंट होगी। और ये मेन शर्त मानी जाती है, इसकी बहुत ही बेटर शर्त है, मेन शर्त। ठीक है, अब देखिए अगली बात, अच्छी योजना हम बनाएंगे किसी भी नीति को सफल क्रियान्वयन के लिए। सबसे दूसरी बात ये कि हम उसकी अच्छी योजना बनाएंगे, अच्छी स्कीम बनाएंगे और इसमें जो उपबंध होंगे वो स्पष्ट रूप से होंगे। जो भी उसमें उपबंध शामिल किए जाएंगे, जो भी उसमें डाटा उसमें शामिल किया जाएगा, उनका बिल्कुल स्पष्ट होना कंपल्सरी है, बहुत अनिवार्य। अब ये दोनों ही कंडीशन अगर अनिवार्य होगी तो हमारी नीति 100% सक्सेसफुल जाएगी, 100% सक्सेसफुल, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी भी नीति को सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करते समय एक तो पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था होनी चाहिए, भरपूर रूप से फाइनेंशियल व्यवस्था होनी चाहिए, पर्याप्त वित्तीय, जो भी वित्तीय व्यवस्था उसको चाहिए, जो भी फाइनेंस उसको चाहिए वो पर्याप्त होना चाहिए। जो कार्मिक संसाधन है, कार्मिकों के द्वारा जो संसाधनों की व्यवस्था है वो स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। यानी नीति इंप्लीमेंट करते समय कार्मिकों को जिन जिन रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है वो रिसोर्सेज उनके पास भरपूर होना चाहिए। जितने भरपूर रिसोर्सेज होंगे, जितना भरपूर हमारा फाइनेंस होगा, फाइनेंस रूप से हम जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, वो नीति ही उतनी सही तरीके से इंप्लीमेंट होगी, उतनी ही उस नीति को इंप्लीमेंट में सफलता हासिल होगी, नीति चरम सीमा पर पहुंचेगी और उतना ही हमें अपेक्षित आउटपुट हमें मिल पाएगा। ठीक है, अब देखिए नीतियों से रिलेटेड, नीतियों से संबंधित जो भी रूल है, नीतियों से रिलेटेड जो भी रूल है, यानी नीति बनाते वक्त या नीति को इंप्लीमेंट करते समय जो भी रूल्स हम पहले से लागू करते हैं वो रूल बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। रूल में अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, अनभिज्ञता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट और वैध रूल्स होने चाहिए। जितने वैध और स्पष्ट रूल्स होंगे वो नीति सही तरीके से इंप्लीमेंट होगी और उसमें हमें सक्सेसफुल उतनी ही अच्छी हासिल होगी, हम सक्सेसफुल के काफी करीब पहुंच पाएंगे। इस बात का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। अब देखिए आज्ञा पालन एक ऐसा प्रोसेस है जो मस्ट है। अब देखिए हम नीति को इंप्लीमेंट करते समय उसमें बहुत से ब्यूरोक्रेट, बहुत से कार्मिक लोग काम करते हैं। एक दूसरे की बातों का आज्ञा पालन, अगर किसी उच्च अधिकारी ने कोई निम्न अधिकारी को आदेश दे दिया तो उसका आज्ञा पालन मस्ट होना ही चाहिए, जब जाके वो नीति सही तरीके से इंप्लीमेंट होगी। आज्ञा पालन मस्ट होना ही होना चाहिए। जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो भी, प्रशासनिक नियंत्रण का जो सिस्टम है वो अच्छी तरह से वेल एक्सप्लेन होना चाहिए। जो प्रशासनिक नियंत्रण बना हुआ होता है, जो प्रशासनिक लोग उसमें काम करते हैं, प्रशासनिक कमेटी जो बनी होती है, उस पर भी नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। अनियंत्रित वर्ग भी हमें नहीं करना है, नियंत्रण होना बहुत जरूरी है और आज्ञा पालन मस्ट। ठीक है, दूसरा, जो भी प्रशासनिक कमेटी बनी हुई होती है उस कमेटी में जो उच्च स्तरीय संचार है, ये नंबर फर्स्ट, उच्च स्तरीय संचार, हाई लेवल कम्युनिकेशन और बेटर कोऑर्डिनेशन, ये दोनों बहुत आर कंपल्सरी। ये दोनों जितने कंपल्सरी होंगे, उच्च स्तरीय संचार और समन्वय, इन दोनों में जितना अच्छा तालमेल होगा हम नीतिगत लक्ष्यों को उतनी अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, नीति को उतना ही सक्सेसफुल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आईएएस मैथ्स में ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि नीति को सफल क्रियान्वयन करने के लिए, नीति को सफल क्रियान्वयन करने के लिए किन किन शर्तों की जरूरत पड़ती है, उन शर्तों को आप एक्सप्लेन कीजिए। अगर आपका ये क्वेश्चन आईएएस मैथ्स में पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको विद शर्त, विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना है और आज के दौर का करंट एग्जांपल देते हुए भी उसको एक्सप्लेन करना है, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं उस तरीके से आपको क्वेश्चन को, आंसर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब देखिए अगली शर्त क्या है, जन भागीदारी को बढ़ाना। जन भागीदारी यानी इस जन भागीदारी को आप जितना अधिक बढ़ावा देंगे, जन भागीदारी को जितना आप जागरूक करेंगे, जितना आप जनता को जागरूक करेंगे, जितनी जनता जागरूक होगी, जनता जागरूक देन आउटपुट पॉजिटिव। जितनी जनता जागरूक होगी उसका आउटपुट भी हमें उतना ही पॉजिटिव मिलेगा। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है, तो ये जो हमारी क्लास हुई है आज, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हुई है, लोक नीति की 14वीं क्लास हुई है और इसमें हमने क्लास को स्टार्ट किया था कि नीति क्रियान्वयन की क्या क्या समस्या है, नीति क्रियान्वयन के दौरान, नीति को इंप्लीमेंट करने के दौरान किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो सारी समस्या हमने स्टेप बाय स्टेप देखी। इसमें कुछ अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन स्पेशल समस्याओं को भी हमने देखा। लास्ट में हमने कि इन नीति क्रियान्वयन को सक्सेसफुल क्रियान्वयन करते समय किन किन शर्तों की जरूरत पड़ती है,
उन शर्तों को भी हमने देखा और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक दो तीन क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। उस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है वो भी चीज मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन की है कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो उस क्वेश्चन का आपको आंसर कैसे देना है वो चीज भी मैंने आपको यहाँ बताई है। तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हुई है। इस क्लास का ये अच्छी तरह से आप रिविजन करें, दोबारा इसको रिपीट करें, 2-3 बार रिपीट करें, फोकस करते हुए वीडियो को सुनें, दोबारा देखें, फिर आप नोट्स बनाते हुए अभ्यास करते हुए फिर आप अपनी प्रिपरेशन करें ताकि ये क्लास आपकी तरह से तैयार होगी और आप इस क्लास को बेटर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगर आज की इस वीडियो इस क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बेझिझक कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, हर क्वेश्चन को आपको आंसर दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो, ये क्लास, ये जो स्टडी आपकी हुई है, अगर ये आपको पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को आप कंटिन्यू देखते रहें, यूट्यूब चैनल पर सारी क्लासेस स्टेप बाय स्टेप अपलोड होती है, उसको आप अच्छी तरह से देखें, सुने और उसके बाद में आप प्रिपरेशन करें। ठीक है, आज की इस क्लास, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास नए वीडियो, नए टॉपिक साथ में मिलेंगे।